अभी आपने देखा कि कैसे टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करके हम एक एक्सप्लांट से हम थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म है जिसको हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टर्म है माइक्रो प्रोपोगेशन, या हम इसी को कह रहे हैं रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन। रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि हम तेजी से हम एक ही टाइप के जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट्स बना सकते हैं। तो यही वो जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट्स क्या होंगे, क्लोन होंगे, और उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं रैपिड, यानी कम टाइम में हम थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल प्लांट बना सकते हैं और इसी को हम माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, हमने एक एक्सप्लांट लिया, इस एक्सप्लांट को टिश्यू कल्चर टेक्निक, ये क्या है, टेक्निक है, टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है, बिल्कुल। हमने टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू, इसकी मदद से हमने एक एक्सप्लांट से आपने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लिया, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बनाए। तो ये जो थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट्स हम बना रहे हैं एक्सप्लांट से, थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट जो बना रहे हैं, यही प्रोसेस माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। तो ध्यान से सुनिए कि हमने कहा कि माइक्रो प्रोपोगेशन एक प्रोसेस है जो किस टेक्निक के थ्रू किया जा रहा है, टिश्यू कल्चर के थ्रू। बिल्कुल। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करके हम एक्सप्लांट से थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बना लेते हैं और यह प्रोसेस माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। तो हमने इस प्रोसेस को माइक्रो प्रोपोगेशन कह दिया। जैसा देखिए यहां पे हमने लिख भी रखा है, प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर एक्सप्लांट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन, यानी थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स बनाना, ठीक है, टिश्यू कल्चर के थ्रू, यही प्रोसेस क्या कहला रहा है, माइक्रो प्रोपोगेशन कहला रहा है। अब एक और पॉइंट सुनिए ध्यान से, हमने कहा कि बाय दिस मेथड इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपोगेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ये जो हम रैपिड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, यानी हम इस मेथड का यूज करके कम टाइम में हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक सिंपल सा पॉइंट आपको लिंक कर रहा हूं। अभी सर ने जब कल्चर मीडिया लिया था और ऑक्सीजन और साइटोकाइन का रेशियो इक्वल लिया था तो कैलस बनाया था। बिल्कुल सर। उस तरीके से हम जितनी सेल चाहे उतनी सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल सर। थाउजेंड्स ऑफ सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं और हर सेल से टोटीपोटेंट नेचर के वजह से फिर हम पूरा का पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम जितना प्लांट चाहे उतना प्लांट हम कम टाइम में बना सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। हम तेजी से क्लोन बना सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सप्लांट का। राइट सर, राइट। तो अगली अगर बात करें कि ये माइक्रो प्रोपोगेशन किस मेथड के थ्रू हो सकता है, तो दो कॉमन टाइप है माइक्रो प्रोपोगेशन करने का। एक टाइप सर ने अभी डिस्कस किया, बिल्कुल सर, और एक दूसरी टाइप भी हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, दो कॉमन टाइप में से पहला जो कॉमन टाइप है वो है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू हम एक्सप्लांट से जितना प्लांट चाहे उतना प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने लिखा मल्टीपल सूटलेट प्रोडक्शन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे ये प्रोसेस अभी आपने देखा कि इस प्रोसेस हमने क्या किया कि कैलस जो बनाया, उस कैलस से सेल को लिया और सेल को हमने साइटोकाइनिन रिच मीडियम में डाला और वहां पे सूट का फॉर्मेशन कर लिया। बिल्कुल। तो हम जितनी सेल चाहे उतनी सेल निकालें, उस सेल से हम सूट बना लें और सूट को फिर से ऑक्सीजन रिच मीडियम में डाल के हम वहां पे रूटिंग कर लें और पूरा का पूरा प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये अभी सर ने जो ऑर्गेनोजेनेसिस आपको बताया था, मॉर्फोजेनेसिस जिसको कहा था, ये पूरा प्रोसेस आपने डिस्कस कर लिया। इसके साथ एक और प्रोसीजर है, बिल्कुल, उस प्रोसीजर को एक बार डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रोसीजर क्या है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, इसको हम कह रहे हैं नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन। अब ध्यान से सुनिए ये क्या है। इसके लिए थोड़ा सा एक बार हम इसको समझने के लिए एक बार हम थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। राइट। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पे हम जब मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। वो जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल, जो एम्ब्रियो सीड में रहता है। बिल्कुल। और वही एम्ब्रियो जो होता है वो फिर जर्मिनेट करके रूट और शूट का फॉर्मेशन करता है, पूरा प्लांट तैयार होता है। बिल्कुल। तो वो जो एम्ब्रियो बना, वो एम्ब्रियो क्या होता है, जर्मिनल एम्ब्रियो कहलाता है, या हम कहें कि वो रिप्रोडक्टिव एम्ब्रियो होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो बन रहा है। तो वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एम्ब्रियो बनता है और वो एम्ब्रियो क्या करता है, फिर डिवाइड होता है, फिर सूट और रूट का फॉर्मेशन करता है, पूरा प्लांटलेट तैयार करता है। लेकिन यहां पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस तो कर नहीं रहे, तभी नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो लिखा है। नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या करें कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम एम्ब्रियो बनाते हैं, यानी उस एम्ब्रियो का जैसा ही एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन ये जो एम्ब्रियो बनता है ये जाइगोट से नहीं बनता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बनता है, ये माइटोसिस से बनता है, सोमैटिक सेल से बन रहा है, सोमैटिक सेल के माइटोसिस से बन रहा है। तो इसको हम सोमैटिक एम्ब्रियोइड कहते हैं, प्रोसेस जो बनेगा, और इस प्रोसेस को सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और ये जो एम्ब्रियो बनेगा वो नॉन
जाइगोटिक एम्ब्रियो कहलाएगा। अब ये कैसे बनेगा, एक छोटा सा हम यहां पे देखते हैं कि कैसे इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, हमने क्या किया, ये एक कल्चर मीडिया के लिए हमने एक पॉट लिया, ठीक है। अब यहां पे हमने कल्चर मीडिया रख लिया। इस कल्चर मीडिया में हम क्या करेंगे, इस कल्चर मीडिया में हम एक ग्रोथ रेगुलेटर 2 यूज करेंगे, और वो 2 ग्रोथ रेगुलेटर क्या होंगे, हमने ले लिया अमोनियम नाइट्रेट और प्लस 2,4-D। याद कीजिए 2,4-D क्या है, ऑक्सीजन। ये रिच हमने मीडिया बनाया। तो अब क्या करेंगे, हम इस मीडिया पे सोमैटिक प्लांट सेल ले लिया हमने, बिल्कुल। अब ये सोमैटिक प्लांट सेल यहां पे डिवाइड होगा, और डिवाइड होके ये एक एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर का बनाएगा, और इसको हम कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो। ओके। ये सोमैटिक एम्ब्रियो बन गया, और इसी को सोमैटिक एम्ब्रियोइड भी कहते हैं। ओके। अब ये सोमैटिक एम्ब्रियोइड हम क्या करें, जर्मिनेट करें, और जब इसको जर्मिनेट करेंगे तो ये जर्मिनेट होके हमको प्लांट देगा, और इस तरीके से हम प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। राइट। तो हमारे पास 2 मेथड हो गए। एक तो हमने यहां पे रूट, सूट और रूट का फॉर्मेशन किया, ऑर्गेनोजेनेसिस कराया, उससे प्लांटलेट तैयार कर लिया, या फिर हमने सोमैटिक एम्ब्रियो, नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो बनाया, उसको जर्मिनेट किया, उससे प्लांटलेट तैयार कर लिया, और इन प्लांटलेट को वही सर ने जो बताया हार्डनिंग कराएंगे, ठीक है, एक्लेमेटाइज करेंगे, और फिर इसको फील्ड में हम ग्रो करा के अपना प्लांट तैयार प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि माइक्रो प्रोपोगेशन 2 तरीके से हो सकता है, ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू या फिर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू। तो ये हमने माइक्रो प्रोपोगेशन की बात की। आइए अब हम अगली बात करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कल्चर, कि कल्चर कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम टाइप ऑफ कल्चर की बात करें तो यहां पे हमने पहला जो टाइप डिस्कस किया वो है कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर। कैलस कल्चर हो सकता है या फिर सस्पेंशन कल्चर हो सकता है। तो कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर की बात कर रहे हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो मेरिस्टेम कल्चर हो गया। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ले रहे हैं अपने प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, एक्सप्लांट हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो ये मेरिस्टेम कल्चर हो गया। अगला एम्ब्रियो कल्चर, अगर हम एम्ब्रियो ले रहे हैं तो हमारा एम्ब्रियो कल्चर हो गया, यानी एक्सप्लांट अगर एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो कल्चर कहलाएगा। एंथर कल्चर, अगर एक्सप्लांट एंथर है तो हम एंथर कल्चर कहेंगे। और अगली बात करें प्रोटोप्लास्ट कल्चर, अगर हम प्रोटोप्लास्ट का कल्चर कर रहे हैं तो वो प्रोटोप्लास्ट कल्चर हो गया। ये सब हम एक एक करके यहां पे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहां पे कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर की, कि कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर क्या है। तो अगर हम कैलस कल्चर की बात करें तो अभी सर ने डिस्कस भी किया, बिल्कुल सर, ये तो कैलस कैसे बनता है, ठीक है। तो हमने कहा कि मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल इज कॉल्ड कैलस, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, अपना एक्सप्लांट जो है उस एक्सप्लांट को लिया। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पे एक सॉलिड कल्चर मीडिया बना लिया, इस सॉलिड कल्चर मीडिया पे हम क्या करें, अपने एक्सप्लांट को रख दें, ठीक है। और ये एक्सप्लांट यहां पे डिवाइड करे, और डिवाइड करके अनडिफरेंशिएटेड सेल मास का फॉर्मेशन कर ले। तो यही अनडिफरेंशिएटेड सेल मास जो बनता है इसी को हमने क्या कह दिया, कैलस कर दिया। यानी अगर हमारा मीडिया, कल्चर मीडिया सॉलिड है और उस पे एक्सप्लांट को हम डिवाइड करा रहे हैं तो क्या बनेगा, कैलस बनेगा। यही पॉइंट हमने यहां पे लिखा, ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट को हमने कहा कि कैलस इज फॉर्म्ड ऑन सॉलिड मीडिया, सॉलिड मीडिया पे बनेगा। दूसरा पॉइंट कहा इट इज फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। ये भी क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन ही हो रहा है। बिल्कुल सर, माइटोसिस से सेल डिवाइड कर रही है और डिवाइड करके अपने नंबर को बढ़ा रही है और एक अनडिफरेंशिएटेड सेल मास देखने को मिल रहा है, इसी को हम कैलस कह रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने कैलस का डायग्राम लगा रखा है, ऐसा ही कुछ कैलस का प्रोडक्शन हमको लैब में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल मास हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, ठीक है। तो ये कैलस की बात हो गई। अब अगले कल्चर की बात करें, ध्यान कीजिए, कैलस के साथ हमने सस्पेंशन की बात की। बिल्कुल सर। अब सस्पेंशन क्या है, तो सस्पेंशन कल्चर में अगर हम बात करें तो मीडिया चेंज हो जाता है। हमने अभी तक क्या बात की, हमने अभी तक बात की सॉलिड मीडिया की। बिल्कुल सर। अगर वही हम लिक्विड मीडिया ले लें तो सस्पेंशन कल्चर का फॉर्मेशन होता है। अब हमने क्या किया, इस लिक्विड मीडिया में हम क्या कर रहे हैं, अपने एक्सप्लांट को डाल रहे हैं। एक्सप्लांट को डालेंगे तो अब एक्सप्लांट यहां पे डिवाइड करना चालू करेगा। अब एक पॉइंट सुनिए, अगर प्लांट सेल की बात करें तो जब प्लांट सेल डिवाइड होता है तो 2 सेल के बीच में जो सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल के बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है कि दोनों सेल आपस में जुड़ी रहती हैं। राइट। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि जब हम इसमें एक्सप्लांट डालते हैं और डालने के बाद इस पूरे मीडिया को हम एक एजिटेटर पर रख देते हैं, शेक करने के लिए। वो एजिटेटर उसको हमेशा शेक करता रहता है, जिसके थ्रू जब भी सेल डिवाइड होती है तो डिवाइड होने के बाद वो क्या होता है कि टूटती रहती है, सेल्स अलग होती रहती है। तो सेल का
क्लम्प नहीं बन पाता है। राइट, ठीक है, राइट। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, यानी हमने सर लिक्विड मीडिया ले लिया और लिक्विड, जैसे मान लीजिए कि ये लिक्विड मीडिया हमने लिया और इस लिक्विड मीडिया में हमने यहां पे एक सेल डाल दिया, तो ये सेल डिवाइड करेगी, तो डिवाइड करके अभी भी ये सेल यहां पे क्लम्प बना लेगी। बिल्कुल, क्लम्प ऑफ सेल्स, क्लम्प ऑफ सेल्स बन जाएगा और कुछ कैलस जैसा ही स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। और अगर क्लम्प ऑफ सेल्स बन गया सर, तो जो सेल्स बिल्कुल क्लम्प के बीच में होंगी, उन्हें न्यूट्रिशन ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। हमको क्या करना है, हर सेल को अलग अलग रखना है ताकि हर सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑक्सीजन मिलता रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को एजिटेटर पर रख देते हैं और एजिटेटर क्या करता है, उसको एजिटेट करता रहता है, जिसके वजह से जब भी सेल डिवाइड होती है तो डिवाइड होके वो एक दूसरे के साथ क्लम्प नहीं बनाती है और अलग अलग रहती है और इस लिक्विड में सस्पेंडेड रहती है, इसलिए इसको सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। तो हमने कहा इट इज परफॉर्म्ड व्हेन एक्सप्लांट इज इनोकुलेटेड इन लिक्विड मीडिया। जब हम एक्सप्लांट को लिक्विड मीडिया में इनोकुलेट करते हैं तब सस्पेंशन कल्चर की बात करते हैं हम। दूसरा पॉइंट हमने कहा, इन दिस कल्चर मीडियम इज कॉन्टिन्यूअसली एजिटेटेड टू ब्रेक द क्लम्पिंग ऑफ सेल। ठीक है, सेल का क्लम्प बनने से हम रोकते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए हम एजिटेटर पे इसको एजिटेट करते रहते हैं। अगले पॉइंट की बात की, इट अलाउज प्रॉपर गैसियस सेक्शन। इससे क्या होगा, हर सेल, देखिए हर सेल अलग अलग है, तो हर सेल को प्रॉपर गैसियस सेक्शन होगा एंड ग्रो मच फास्टर देन कैलस कल्चर। यहां पे जो सेल ग्रो करेगी, ठीक है, क्लम्प के फॉर्म में, उनका ग्रोथ स्लो हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहां पे जो सेल जो कि एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, वो जब ग्रो करेंगी तो वो फास्टर रेट से ग्रो करेंगी देन कैलस कल्चर। तो इस तरीके से हमने सस्पेंशन कल्चर की बात की कि सस्पेंशन कल्चर क्या है और कैलस कल्चर क्या है। तो हमने जो पहला टाइप था कि कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर, उसको डिस्कस कर लिया। और यहां पे अगर हम कैलस कल्चर की बात करें तो कैलस कल्चर में सॉलिड मीडिया की बात कर रहे थे और हम सस्पेंशन कल्चर में लिक्विड मीडिया की बात कर रहे थे। अगली बात अगर हम करें यहां से, ठीक है, तो अब इस सस्पेंशन कल्चर और कैलस कल्चर में डिफरेंस तो हमने समझ लिया, ठीक, लेकिन ये जो सस्पेंशन कल्चर है, ये सस्पेंशन कल्चर फर्दर दो टाइप का है। अब ये दो टाइप कौन कौन से हैं इसकी बात करते हैं। बिल्कुल सर। तो पहला जो टाइप है वो है बैच कल्चर। बच्चों को पढ़ा चुके हैं, पहले ही हमने डिस्कस कर रखा है। अब मान लीजिए कि हमने यहां पे मीडिया रखा, ठीक है, और इस मीडिया में हमने एक्सप्लांट डाल दिया और एक्सप्लांट डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम बीच में यहां पे मीडिया रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो ये हमने एक बैच लगा के छोड़ दिया है। ठीक है, यहां पे सेल डिवाइड हो रही है, एजिटेट हो रही है, हम मीडिया रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, बैच कल्चर। वही हमने लिखा कि कल्चर मीडिया इज एडेड ओनली वन टाइम। एक बार हमने ऐड करके छोड़ दिया, हम फिर दोबारा इसमें नया फ्रेश मीडिया ऐड नहीं कर रहे हैं। राइट, ठीक है, तो ये बैच कल्चर हो गया। अगर हम दूसरे कल्चर की बात करें, कॉन्टिन्यूअस कल्चर। अब कॉन्टिन्यूअस कल्चर को डिस्कस किया है तो हमने कॉन्टिन्यूअस कल्चर में कहा कि इन दिस कल्चर सम अमाउंट ऑफ यूज्ड मीडिया इज ड्रेन्ड आउट। ठीक है, हमने मीडिया डाल दिया, ठीक है, एक्सप्लांट डाल दिया, ठीक है, एजिटेटर पे एजिटेट हो रहा है, सेल डिवाइड कर रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम इसमें से कुछ यूज्ड मीडिया को ड्रेन आउट यानी बाहर निकाल लेंगे और फिर हम उसमें कुछ अमाउंट ऑफ फ्रेश मीडिया ऐड करेंगे, जिससे यहां पे कभी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, डेफिशिएंसी नहीं होगी और सेल हमेशा यहां पे डिवाइड करती रहेंगी। यानी अगर सर हमको लंबे टाइम तक सेल चाहिए, तो हम सस्पेंशन कल्चर के थ्रू, ठीक है, और उसमें भी सस्पेंशन में कॉन्टिन्यूअस सस्पेंशन कल्चर के थ्रू हम लंबे टाइम तक यहां पे सेल को डिवाइड करा सकते हैं और उससे जितनी सेल चाहे उतनी सेल प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं और उससे फिर हम प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इस तरीके से हमने सस्पेंशन कल्चर को भी यहां पे कंप्लीट किया। अब बात करेंगे हम अपने अगले टाइप ऑफ कल्चर की। राइट सर। तो बच्चों याद रखो, सस्पेंशन कल्चर लिक्विड कल्चर मीडियम में किया जा रहा है और बैच कल्चर सर ने बोल ही दिया, एक बार कल्चर मीडियम डालेंगे और सेल को डिवाइड करने दो। और कंटिन्यूअस कल्चर याद है हमने पढ़ा था कि इधर से फ्रेश कल्चर मीडियम देते रहेंगे और इधर से यूज मीडियम हटाते रहेंगे। जितना यहां से ड्रेन आउट करेंगे यूज मीडियम, उतना ही फ्रेश कल्चर मीडियम यहां देते रहेंगे ताकि कल्चर मीडियम की कमी ना हो और फ्रेश कल्चर मीडियम न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, सेल्स को लगातार डिवाइड करती रहेंगी। राइट, अच्छा, तो सर कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर तो देख लिया। अब अगला बच्चों हमें जो देखना है वो है मेरिस्टेम कल्चर। आइए देखते हैं मेरिस्टेम कल्चर। और जैसा नाम बता रहा है एक्सप्लांट के फॉर्म में क्या यूज करोगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। राइट, आइए, when meristem cell is used as an explant, when meristem cell is used as an explant, then this culture is called meristem culture. Simple, meristematic cells का यूज करो एक्सप्लांट के फॉर्म में तो मेरिस्टेम कल्चर। राइट, अच्छा, दूसरी बात अब आता है सर कौन सा मेरिस्टेम, क्योंकि एक मेरिस्टेम तो एपेक्स पर होता है, एपिकल मेरिस्टेम, राइट, और कुछ साइड में होता है ना एक्सिस पर, एक्सिलरी मेरिस्टेम।
तो कौन सा मेरिस्टेम यूज करें मेरिस्टेम कल्चर के लिए? दोनों एनसीईआरटी कहती है। देखो, बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम कैन बी यूज्ड एज एन एक्सप्लांट। मतलब टिप पर जो है मेरिस्टेम वो भी यूज कर सकते हो, और जो साइड में एक्सिस पर जो है उसे भी यूज कर सकते हो, राइट? अब बात आई कि मेरिस्टेम सेल का कल्चर क्यों करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वो है, आइए देखते हैं। एक्चुअली बच्चों, मेरिस्टेम सेल्स आर फ्री फ्रॉम वायरसेस। मान लो ये एक प्लांट है, इसको वायरस ने इन्फेक्ट कर रखा है, लेकिन इसका जो मेरिस्टेम है इज स्टिल फ्री ऑफ वायरस। क्यों? क्योंकि बच्चों इसकी कई वजह है। एक वजह तो यह है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है उनमें रैपिड रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, रैपिड रेट ऑफ डिवीजन चल रहा होता है, और ऐसी सेल्स में वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, मेरिस्टेम में हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, वो भी प्रिवेंट करता है वायरस के मल्टीप्लिकेशन को। और एक और बात, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है बच्चों, वहां पर वेस्कुलर कनेक्शन नहीं होता, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। अब वेस्कुलर टिश्यू नहीं पहुंच रहे वहां तक, तो ये ट्रांसपोर्ट होकर मेरिस्टेम तक पहुंचने के चांस भी बहुत कम होंगे। इसलिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स फ्री ऑफ वायरस होते हैं। भले ही प्लांट में वायरस ने इंफेक्शन कर रखा है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बचा रह जाएगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बचे रह जाएंगे। उसकी कई वजह बताई। पहले तो बताया रैपिड रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, रैपिड रेट ऑफ डिवीजन हो रहा है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, जिसके कारण वायरस ऐसी सेल में मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। दूसरा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है मेरिस्टेम पर, जो कि फेवर नहीं करता वायरस के मल्टीप्लिकेशन को। वेस्कुलर टिश्यूज का कनेक्शन नहीं है वहां पर, तो वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू ही तो वो पहुंचेंगे वहां तक, तो वायरस के वहां तक मेरिस्टेम तक पहुंचने के चांस भी कम होंगे। इसलिए भले ही प्लांट में वायरस से इंफेक्शन हो चुका है, लेकिन मेरिस्टेम आर स्टिल फ्री ऑफ वायरस। तो ये प्लांट है वायरस इन्फेक्टेड, लेकिन मुझे इसी प्लांट की कॉपी चाहिए, बहुत डिजायरेबल कैरेक्टर है इस प्लांट, मुझे इसी प्लांट की कॉपी चाहिए, लेकिन वायरस फ्री। तो मेरिस्टेम ले लो एज एक्स प्लांट और ग्रो कर लो, बना लो प्लांट। तो जो प्लांट मेरिस्टेम सेल्स जो हैं वो तो फ्री ऑफ वायरस है, उनसे जो नए प्लांट बनेंगे वो भी फ्री ऑफ वायरस होंगे, राइट? आइए देखते हैं। मेरिस्टेम कल्चर कैन बी यूज फॉर, पहला, रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन। भाई मेरिस्टेमेटिक सेल्स ले लो, कल्चर मीडियम में डाल दो, तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे वो, राइट ना? और तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे तो तेजी से प्लांट का प्रोडक्शन भी तो होगा। टिश्यू कल्चर से रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन ही तो कराते हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का डिवीजन रेट और ज्यादा है तो और जल्दी प्लांट्स मिलेंगे। प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, ये तो क्वेश्चन यही आएगा आपको कि वायरस फ्री प्लांट या डिजीज फ्री प्लांट पाने के लिए कौन सा कल्चर करें? मेरिस्टेम कल्चर, राइट? अगला, कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्मा, मतलब कोई पर्टिकुलर प्लांट वैरायटी को कंजर्व करना है, वो एक्सटिंक्ट होने जा रही है, वो पर्टिकुलर प्लांट वैरायटी एक्सटिंक्ट होने की तरफ है, तो क्या करो? उनके मेरिस्टेमेटिक सेल्स को ले लो और कल्चर मीडियम करके ढेर सारे प्लांट बना लो। और ढेर सारे प्लांट्स बना लिया तो क्या कर लिया आपने? उस पर्टिकुलर प्लांट वैरायटी को, उसकी सारी जीन्स को कंजर्व कर लिया, कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्मा। और प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, याद है हमने बात की थी, डिजायर्ड जीन प्लांट सेल में डाल दो। भाई ऐसा करो ना, मेरिस्टेमेटिक सेल ले लो, इस मेरिस्टेमेटिक सेल में डिजायर्ड जीन डाल दो। ये मेरिस्टेमेटिक सेल में, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसमें डिजायर्ड जीन डाल दो, राइट? अब इस मेरिस्टेमेटिक सेल का कल्चर कराओ, तो इस मेरिस्टेमेटिक सेल के डिवीजन से जितनी भी सेल होंगी सब में डिजायर्ड जीन जाएगा, और हर मेरिस्टेमेटिक सेल से एक नया प्लांट बना सकते हो, और सब में डिजायर्ड जीन होगा, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना सकते हो ना। मैं बोल रहा हूं डिजायर्ड जीन मेरिस्टेमेटिक सेल में डाल दिया, तो डिजायर्ड जीन एक मेरिस्टेमेटिक सेल में मान लो पहुंच गया। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल को कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई करा लो, ढेरों सेल्स हो जाएंगे, सब में डिजायर्ड जीन है, और सबसे प्लांट बना लो, तो सारे के सारे प्लांट क्या होंगे? ट्रांसजेनिक। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना सकते हैं फास्ट रेट से, ठीक?
आगे थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों, ये जो है वायरस अफेक्टेड प्लांट है, जो बात मैंने समझाई वही लिखा है, ये वायरस अफेक्टेड प्लांट है, लेकिन इसका जो मेरिस्टेम है बच्चों, वो तो फ्री ऑफ वायरस है ना, मेरिस्टेम को एज एक्सप्लांट यूज कर लो जो कि वायरस फ्री है। तो ये हमने इसका मेरिस्टेम निकाल लिया और इसको रख दो कल्चर मीडियम में, बस हो गया, मल्टीप्लाई करा लो, रूटिंग शूटिंग मीडियम में रखो, पूरे प्लांट बन जाएंगे, राइट। जो भी नए प्लांट्स मेरिस्टेमेटिक सेल से बनेंगे वो कैसे होंगे, वायरस फ्री। तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है आपको मेरिस्टेम कल्चर के, और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो सबसे पहले यही है, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि कौन कौन से मेरिस्टेम यूज किए जाते हैं फॉर मेरिस्टेम कल्चर, वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए, तो बोलो बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम कैन बी यूज्ड एज एक्सप्लांट, राइट। तो बच्चों ये मेरिस्टेम कल्चर की बात हमने कर ली, राइट। तो आइए अब हम अगले टाइप की बात करते हैं। तो हमारा जो अगला टाइप है वो है एम्ब्रियो कल्चर। मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी प्लांट से एक्सप्लांट जो ले रहे हैं वो उसका एम्ब्रियो ले रहे हैं तो उसको कल्चर करेंगे तो वो कल्चर कहलाएगा एम्ब्रियो कल्चर। सिंपल सा, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, आपको यहां से ही पता चल रहा है। एम्ब्रियो कल्चर में एक्सप्लांट क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया, तो एम्ब्रियो कल्चर हो गया। अब चलिए, हमने बात की यहां पे कि इन दिस कल्चर यंग एम्ब्रियोज आर एक्साइज्ड फ्रॉम द डेवलपिंग सीड एंड ग्रो ऑन ए न्यूट्रिएंट मीडिया। यानी हमने क्या किया, एक सीड लिया, ठीक है, इस सीड में जो एम्ब्रियो होगा, इस एम्ब्रियो को हमने एक्सरसाइज कर लिया, बाहर निकाल लिया, इस एम्ब्रियो को बाहर निकाल लिया, और अब हमने एक कल्चर मीडिया बनाया। इस कल्चर मीडिया पे अगर हम इस एम्ब्रियो को कल्चर कर रहे हैं तो यही हमारा एम्ब्रियो कल्चर है। सिंपल सी टेक्निक है, ठीक है, राइट। अगली बात करते हैं। हमने कहा एम्ब्रियो कल्चर मेथड इज यूज्ड टू प्रिवेंट द एबॉर्शन ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड एम्ब्रियो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, हम जब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, अब ये क्या है, ये यानी दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, हमने कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जब पढ़ा था सर, राइट, तो वहां पे हम दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करके और एक नया हाइब्रिड बना रहे हैं, दोनों के कैरेक्टर को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। मतलब बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। तो जब भी हम दो डिफरेंट स्पीसीज, यानी मान लीजिए कि ये एक अलग स्पीसीज है और ये दूसरा स्पीसीज है, इन दोनों के बीच में हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं और उससे हम एक नया हाइब्रिड प्लांट तैयार कर रहे हैं, तो ये जो हाइब्रिड प्लांट आया इन दोनों के हाइब्रिडेशन से, वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड कहलाएगा। ओके। अब इस पे जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो यहां पे देखिए, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियो तो बन गया, राइट, एम्ब्रियो बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। अच्छा, पुअरली डेवलप्ड रहेगा, एंडोस्पर्म जो होगा वो पुअरली डेवलप होगा, और एम्ब्रियो को अपने डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म चाहिए, या न्यूट्रिशन तो वही देगा। अब जब एंडोस्पर्म पुअरली डेवलप होगा तो उस एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर नहीं मिला तो एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी, और इसी को एम्ब्रियो का एबॉर्शन कहते हैं, राइट, वही एबॉर्शन। तो वही हमने एबॉर्शन की बात की, तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड एम्ब्रियो का एबॉर्शन हो जाता है, अब उसको बचाना है, राइट, उसको प्रिवेंट करना है। तो हम क्या करें कि जैसे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, राइट, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है, राइट, हम उस एम्ब्रियो को निकाल लें, ओके, और एम्ब्रियो को निकाल के हम क्या करें, कल्चर मीडिया पे उसको ग्रो करा लें, उसका कल्चर कर लें, उसको मेंटेन करें, उसका ग्रोथ हम देखें, ठीक है, उससे नए प्लांट का फॉर्मेशन करें, तो यही हमारा एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्नोलॉजी कहलाता है। इसीलिए हमने इसे एम्ब्रियो रेस्क्यू कहा, क्योंकि जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से जो सीड बन रहा था उसमें एम्ब्रियो तो डेवलप हो गया था, एंडोस्पर्म पुअरली डेवलप था, तो एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, एंडोस्पर्म पुअरली डेवलप मतलब एंडोस्पर्म जल्दी खत्म हो जाएगा, तो एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं, तो उसकी डेथ हो सकती है, एबॉर्शन हो जाएगा एम्ब्रियो का। हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं कि डेथ ना हो। तो हमने क्या किया, डेवलप हो रहा है जब सीड, तभी उससे एम्ब्रियो निकाल लिया, और निकाल के हमने कल्चर मीडिया पे उसको ग्रो करा लिया और नया प्लांट बना लिया, मतलब एम्ब्रियो को रेस्क्यू कर लिया, एम्ब्रियो को बचा लिया। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू में हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो कल्चर की मदद लेते हैं, तो एम्ब्रियो कल्चर की मदद से हम एम्ब्रियो रेस्क्यू कर सकते हैं, एम्ब्रियो को एबॉर्ट होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बच्चों, एम्ब्रियो कल्चर हो गया, राइट।